नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम से रिलेटेड सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती के लिए विज्ञान वाला जो मैं सिलेबस वाला टॉपिक चला आ रहा था उसमें आज हमारा तीसरा टॉपिक है और वो है हमारा बल। याद रखिएगा, दो टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग और गति। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने दिए गए थे उन सभी को कवर कर लिया गया है यूथ कंपटीशन टाइम के बुक के अनुसार। आज का हमारा टॉपिक होगा बल। तो आज हम बल की थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखेंगे, क्योंकि थ्योरी वाले पार्ट में सिर्फ परिभाषाएं दी गई हैं और परिभाषाएं से प्रश्न नहीं बनता है, प्रश्न फैक्ट से बनता है। और सभी फैक्ट की अगर हम बात करें तो वो प्रश्नों में दिया गया है। तो इसीलिए हम थ्योरी वाले पार्ट को कम ही कराना का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपको कराने का प्रयास करेंगे। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि थ्योरी वाला ही पार्ट कराइए, तो देखिए थ्योरी वाले पार्ट कराने का मतलब कि आपके समय की बर्बादी करना है। तो ये चीज़ भूल जाइए, थ्योरी पर फोकस मत करें, प्रश्नों पर फोकस करें। थ्योरी तो आप खुद ही पढ़ लेंगे। अगर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स पीडीएफ चाहिए तो इस एजुकेशन क्लासेस रामू के नाम से टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न क्वेश्चन दिया है और ऐसे ही प्रश्न जो है एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ना कि ये नहीं पूछेगा कि बल की परिभाषा क्या होती है, कार्य की परिभाषा क्या होती है, ये छोड़े नहीं पूछा जाता है। तो वही चीज़ मैं आपको कराने चाहता हूँ। बाकी आप लोग ज़्यादातर थ्योरी पर ही फोकस कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी एक नकारात्मक फैक्ट आपके अंदर चल रहा है। देखिए प्रश्न नंबर पहला करा कि एक बल F बराबर 5I + 3I। तो देखिए बल जो है F बराबर 5I + 3J जो है दिया गया है, ये बल का मान दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बल बराबर इतना दिया गया है न्यूटन में। उसके बाद विस्थापन देखिए यहाँ पर इतना दिया गया है, बस उसके बाद कार्य पूछ रहा है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, आप सूत्र पता होगा, बस उसी पर रख दीजिएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, ये बिंदु वाला पार्ट से मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद आपका मान जो आ जाएगा हमारा 7 जूल प्राप्त होगा कटाने के बाद। बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पर किया गया है, यहाँ आई से ये बीच वाला हिस्सा कट जाएगा, बाकी चीज़ें जब घटाएंगे तो आप 7 का जूल प्राप्त हो जाता है। और कार्य का मात्रक जूल होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि किसी तल के 10 वर्ग सेमी क्षेत्रफल पर 100 न्यूटन का बल लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 100 न्यूटन का बल की बात हो रहा है, तो तब पर दाब क्या होगा, आपको दाब यहाँ पर बताना है क्या होगा। प्रश्न नंबर दूसरा का देखिए, अब दाब का सूत्र आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उत्तर तो ये वाला विकल्प हो जाएगा। जैसे देखते हैं हम लोग कैसे इसमें हल किया गया है। देखिए दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर पर स्क्वायर, तो बल न्यूटन बाई मीटर पर स्क्वायर दाब का मात्रक हो सकता है। और एक तो पास्कल होता है ये। उसके बाद देखिए बल हमारा 100 दिया गया था। उसके बाद क्षेत्रफल जो है, ये जो तल में वर्ग का सेमी की बात करें तो 10 सेमी जो है दिया गया था, उसको आप मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तब जाकर ये होता है, 100 से भाग दिया जाता है, तब आपका ये मान प्राप्त हो जाता है। तो ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उसके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, वो आपको बताना है। तो जब उसकी दुगनी हो जाती है ना, तो वो 1/4 हो जाता है, उसका जो मान बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान, वो 1/4 हो जाता है। तो तीसरा का 1/4, 4 गुना दिया है, ये नहीं होगा। डी वाला 1/4 हो जाता है। तीसरा का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाता है। जैसे आप दूरी घटाएंगे ना तो गुरुत्वाकर्षण का मान जो है बढ़ जाता है, 1/4 और लगाना पड़ेगा, तब जाकर उसका जो है गुरुत्वाकर्षण का मतलब किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचना, वो वाला मान जो है बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है, वो आपको बताना है। तो देखिए कभी भी किसी भी पृथ्वी के पिंड पर किसी वस्तु का भार जो है 0 होता है। ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प।
जैसे कि पृथ्वी यहाँ पर होता क्या है, जैसे थ्योरी पहले देख लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होने के कारण किसी भी पिंड का भार शून्य होगा, जबकि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होने का कारण सर्वाधिक भार होता है। होता क्या है ना कि जैसे आप ये पृथ्वी का मान लीजिए कि पृथ्वी है, पृथ्वी का केंद्र ये है, तो पृथ्वी के ऊपर ले जाएंगे तो भार जो है घटेगा, नीचे ले जाएंगे तो भार घटता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र में जो है शून्य मान इसका होता है। बाकी चीजें जब ध्रुवों पर इसका जाता है तो इसका भार जो है बढ़ जाता है। ये चीजें बस आपको ध्यान रखनी है। ध्रुवों पर जाने के बाद भार बढ़ता है, पृथ्वी के नीचे जाने पर भार घटता है। अच्छा, भार की बात हो रही है ना, तो पृथ्वी के नीचे जाने पर भार घटेगा, ध्रुवों पर जाने पर भार बढ़ेगा और पृथ्वी के शून्य केंद्र पर शून्य होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा थोड़ा ध्यान से। 5वां प्रश्न है कि हम वायुमंडल के भार से पिचके नहीं, क्योंकि अच्छा ये पॉइंट करा कि हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं। क्यों नहीं पिचकते हैं? क्यों नहीं पिचकते हैं? इसका मतलब ये कि हमारे शरीर का जो वायुमंडलीय दाब है, प्रेशर है, वो बाहर के वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। तो विकल्प हमारा कौन सा होगा? देखिए डूडी इसमें से हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। हम वायुमंडल में भार पिचकते नहीं है क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का जो दाब होता है वो बाहरी वायुमंडल की अपेक्षा हमारे शरीर में जो है ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 6वां है कि चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित है, क्यों है? सबको पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है सबसे कम वहाँ पर होता है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 1/6 होता है पृथ्वी का, ध्यान रखिएगा। 6वां का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। वही चीज़ दिया गया है कि सी वाला विकल्प 1/6 होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। प्रश्न नंबर 7, यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्रव्यमान का मतलब होता है कि ये आकार हो जाता है। जैसे ये दो आकार की वस्तु, एक छोटी एक बड़ी है, तो वो बड़ा वाला आकार, तो उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं कि किसने इसमें अणु है उसी चीज को द्रव्यमान कहते हैं। जैसे इसमें बहुत ज्यादा अणु होंगे, इसमें बहुत कम अणु होंगे, तो वो चीजें इसका द्रव्यमान हो जाता है। अब जब आप द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है वो आपको बताना है। तो वो भी जो चौथाई हो जाता है, ध्यान रखिएगा, चौथाई हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जैसे ही उसका आधा करेंगे तो उसमें चौथाई जो है बढ़ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ये चीजें ध्यान रखिएगा उस वस्तु पर। प्रश्न नंबर 8, क्योंकि जैसे कि बड़ा वस्तु है, अब छोटा हो जाएगा उसका, जब द्रव्यमान कम होगा तो छोटा होगा, तो गुरुत्वाकर्षण मान तो और ज्यादा बढ़ जाएगा उस पर। प्रश्न नंबर 8, समान भार में पदार्थ की मात्रा होगी, समान भार में पदार्थ की मात्रा होगी, वो आपको बताना है। तो क्या होगी? समान भार में पदार्थ की मात्रा, मात्रा का मतलब उसका द्रव्यमान, ध्रुवों पर न्यूनतम, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, चंद्रमा पर न्यूनतम, समान होगी सभी स्थान पर। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ की मात्रा पर या भार में कोई परिवर्तन नहीं, भार में पदार्थ की मात्रा होगी, समान भार में पदार्थ की मात्रा होगी। तो ध्रुवों पर न्यूनतम, पृथ्वी में भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, ये भी न्यूनतम, तो डी वाला ही विकल्प इसका सही हो गया है का। थ्योरी में देखते हैं क्या दिया गया है। जैसे ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है तथा सभी स्थानों पर समान भार में द्रव्यमान का मान समान रहता है। तो मैंने बताया ना कि द्रव्यमान हमेशा समान रहता है हर जगह पर, कहीं भी आप उसको ले जाइए, चेंज सिर्फ भार में होता है। तो इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी 72 किग्रा है, तो चंद्रमा की सतह पर जी का मान 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब कोई लोग ए को मारेंगे विकल्प, ये गलत हो जाएगा। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ भार में चेंज होता है। इस तरह से हमारा 9 का सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाते हैं तो उसका घर्षण बल क्या होता है? वो बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? प्रश्न नंबर 10 का वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, उसका घर्षण बल जो है घट जाएगा, ठीक है ना। जैसे उस पर तेल लगा देते तो उसमें घर्षण बल की प्रक्रिया, जैसे कि घर्षण बल का मतलब कि उस पर बल कितना आप लग रहा है वो चीज़ हो जाता है, तो घट जाएगा, बल कम लगेगा। बी वाला विकल्प इसका 10 का सही हो जाएगा। दरवाजे के कब्जे पर तेल लगाने से उसका घर्षण घट जाता है, जिससे खुलने में आसानी होती है, तेल स्नेहक का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 11, 27 किलोग्राम भार तुल्य है।
अब इसको किस में बताना है, भार तुल्य किसके बराबर है, 27 किलोग्राम भार। प्रश्न नंबर 11 का तो किसके बराबर है, 264.6 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। सी वाला विकल्प जो है 27 का 11 का सही हो जाएगा। सी देखिए यहाँ पर कार्य भार बराबर वेट बराबर mg हो जाता है और इसको 9.8 से गुणा करेंगे तो इतना आपका न्यूटन में प्राप्त होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12, लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही है। अधिक महसूस कब होगा उसका भार जो है जब वो लिफ्ट में जा रहा होगा, किधर की तरफ, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। चलिए विकल्प देखते हैं। एक नियत वेग से नीचे की ओर जा रहा है तो नीचे की ओर जाएगा तो भारहीनता महसूस होती है। नियत वेग से ऊपर की ओर जाएगा तो उसका भार महसूस होगा। लेकिन नियत त्वरण से नीचे, नियत त्वरण से ऊपर, ये त्वरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस प्रश्न में, तो इसीलिए त्वरण दिया रहा है। तो ध्यान रखिएगा डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, उसका भार अधिक महसूस हो जाता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तब, त्वरण से जाएगा तब, त्वरण से लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा है तो लड़के का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होता है, तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है वो आपको बताना है। स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, एकदम पहला ही ऑप्शन मिल गया। जब स्टीयरिंग ढीला हो जाता है तो उसमें फ्री प्ले देखने को मिलता है। ए वाला विकल्प 13 का सही हो जाएगा। जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग में फ्री प्ले एक सामान्य समस्या है। स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में फ्री प्ले की समस्या आती है। फ्री प्ले का अर्थ है कि जितनी स्टीयरिंग घुमाने पर गाड़ी के घूमने में कोई प्रभाव न पड़े, वो चीज़ होती है। प्रश्न नंबर 14, कैपिटल जी का मान जो है न्यूनतम होता है कहाँ पर, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 14 का कहाँ पर न्यूनतम होता है वो आपको बताना है। कैपिटल जी का मान तो कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 14 का। जैसे थ्योरी में कह रहा है कि पृथ्वी पर कैपिटल जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर और सबसे अधिक ध्रुवों, गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। व्यक्ति के पास ध्रुवों पर अधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर कम होता है। ठीक है ना। इसका कैपिटल जी का मान जो है अलग अलग होता है, अभी हम उसको आगे भी बात करेंगे। आपको बता देते हैं 6.67 गुणे 10 पर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय सेकंड पे स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है स्मॉल जी का मान। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, नींबू निचोड़ने की मशीन है किस प्रकार के उत्तोलक होते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। अब नींबू निचोड़ने की मशीन बताना है कि आपको किस प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आएगी, तो वो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आती है। बी वाला विकल्प जो है 15 का सही हो जाएगा। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आएगी। यहाँ नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आती है और जिसमें आलम्बन फोर्स जिसको कहते हैं आयास ई के बीच में भार होता है। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। तो 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। एक प्राथमिक उत्तोलक जिसे यहाँ पर दिया गया है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से अधिक या 1 से कम हो सकता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक की बात करें तो इसका हमेशा 1 से अधिक होता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो इसका हमेशा 1 से कम होता है, जो यांत्रिक लाभ की बात किया जाए तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी नींबू निचोड़ने की मशीन जो है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक के अंतर्गत आती है। अब इसमें आलम्बन आयास के बीच में भार होता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर आप उत्तोलक नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप YouTube पर उत्तोलक टॉपिक खोज कर पढ़िएगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा हो तो। प्रश्न नंबर 16, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी में तैरती है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। कुछ नहीं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 16 का डी वाला विकल्प। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई वस्तु का द्रव्यमान कितना भी बड़ा होगा, वो उतना जितना स्थान छेड़ेगा उतना ही वो पानी उसको उसके विपरीत दिशा में उसको ढकेलने का कार्य करता है। इसी वजह से अब छोटी ये इतनी गोली रहेगी तो वो इसका क्षेत्रफल बहुत कम है और ये डूब जाएगी, लेकिन
इसका जो है जहाज का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और ये पानी को ज़्यादा ढकेलता है, तो पानी भी इसको ढकेलेगा, क्रिया प्रतिक्रिया चलेगी, तो इसको जो है जहाज इसीलिए नहीं डूबता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। तो ये आर्किमिडीज के उत्प्लावन बल के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाती है, जबकि जहाज का ढांचा इस प्रकार बताया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उस पर लदे सामान के भार से अधिक होता है, जिससे जहाज पानी पर तैरता है। बस इतना जानिए, गोली का क्षेत्रफल कम होता है तो उसका कम पानी हटाएगा तो वो डूब जाएगा, लेकिन जहाज का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा पानी हटाता है, और उसके जब ज़्यादा पानी हटाएगा तो जहाज का जितना भार रहेगा उससे ज़्यादा इसका प्रेशर पानी का लगता है जहाज पर, इसीलिए नहीं डूबता है। सीधी साधारण भाषा में प्रश्न नंबर 17, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए, विषुवत रेखा पर रखा जाएगा, तब उसका भार जो है न्यूनतम होता है। तो कौन सा हमारा विकल्प सही होगा वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर विषुवत रेखा और पृथ्वी के केंद्र 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसीलिए हमें डी वाले विकल्प के साथ जाना पड़ेगा। पृथ्वी के केंद्र पर जो है सबसे न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा तो कई जगह जा सकती है। विषुवत रेखा का मतलब कि ऐसे है तो पृथ्वी तो विषुवत रेखा यहाँ से यहाँ तक तो जा सकती है, लेकिन उसके केंद्र की बात होती है यहाँ पर, तो डी वाले विकल्प के साथ जाइएगा। 17 का मुझे भी देखना पड़ा, प्रश्न ऐसा था, पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर जाने पर गुरुत्व का मान कम होता है, जैसा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व का मान 0 हो जाता है, तब पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार 0 होगा। पृथ्वी तल पर गुरुत्व का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम तथा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। प्रश्न नंबर 18, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18 का क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 18 का। तो समय के साथ किसी भी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति तथा स्थान में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। किसी वस्तु की गति की दर में परिवर्तन बल द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि बल वह बाहरी कारक होता है जो किसी वस्तु के विराम या गति अवस्था में परिवर्तित करता है, तो इस परिवर्तन करने का प्रयास करता है। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। तो ये चीजें बस ध्यान रखिएगा। बाकी प्रश्न नंबर 19, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प कौन सा सही होगा वो विकल्प आपके सामने है, उसको घर्षण बल कहते हैं। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 19 का। थ्योरी देख लेते हैं। चलती हुई वाहन का ब्रेक लगने पर उसका रुक जाना घर्षण बल के कारण ही होता है। इस बल के कारण पहिए में फिसलन नहीं होती है। प्रश्न नंबर 20, गुरुत्वाकर्षण का नियम डैश डैश को लागू होता है, कहाँ पर लागू होगा, तो ये जो है ना हमेशा किन्हीं दो बिंदुओं की जोड़ी पर लागू होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होता है, तभी तो वायुमंडल टिका रहता है। ये चीजें भी ध्यान रखिए। जैसे ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं, किन्हीं दो कणों के बीच इस प्रकार का आकर्षण व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। जिससे यदि 1-1 किलोग्राम के दो पिंड को 1 मीटर दूरी पर रखा जाता है तो इनके मध्य 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई किग्रा पर स्क्वायर का बल होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कैपिटल जी का मान होता है। यह बल बहुत ही कम हो इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा, परंतु विशाल खगोलीय पिंडों के मध्य यह बल इतना अधिक होता है कि इनके कारण वे केंद्र की ओर चारों ओर घूमते रहते हैं और संतुलन में बने रहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमती है। तो ये मेन उदाहरण है। वो तो छोटा आकार था ना, लेकिन जब बड़ा आकार हो जाता है तो इसमें ये गुरुत्वाकर्षण बल का मान देखने को मिलता है। इसी वजह से तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। प्रश्न नंबर 21, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा,
प्रश्न नंबर 21 का बताना है किस स्थिति में जो है उसका भार अधिक होगा, ध्रुवों पर होगा। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। केंद्र में उसका भार कम होगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 21 का डी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जैसे किसी भी पिंड का अधिकतम भार पृथ्वी के ध्रुवों पर रहता है, चूंकि जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने तथा नीचे जाने पर घटता है। अच्छा, वहाँ चीज़ मैं जब आपको पहले प्रश्न में बता रहा था तो ये चीज़ नहीं ध्यान देंगे। कैप स्मॉल जी का मान जो है, जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये पृथ्वी के नीचे जाएंगे और पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो उसका मान घटता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और विषुवत रेखा पर इसका मान सबसे न्यूनतम रेखा रहता है। लेकिन अगर भार की बात करें तो इस भार में जो है पृथ्वी के ध्रुवों पर जाने पर उसका भार बढ़ता है और केंद्र में जो है उसका भार कम होता है। प्रश्न नंबर 22, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में कैपिटल जी को क्या कहा जाता है। अब यहाँ मेन पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुत्वाकर्षण इसको क्या कहते हैं? पहली चीज, इसको क्या कहते हैं? कैपिटल जी को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण, लेकिन गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है ना, वो स्मॉल जी को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, त्वरण की बात होती है तो त्वरण की बात जब होगी तो पृथ्वी के ऊपर नीचे जाने पर घटेगा और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। लेकिन जब ये जी की मान होती है ना, तब वहाँ पर आपको गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक रखा जाता है और ये जब महत्वपूर्ण होता है, इसका मान जो है 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी किग्रा पर स्क्वायर होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। जैसे गुरुत्वाकर्षण एक पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र प्रतिपादित किया। इन्होंने कैपिटल जी का समानुपाती नियतांक है, जिसका मान सभी स्थानों पर एक जैसा रहता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्मॉल जी का मान हमेशा हर जगह चेंज होगा, लेकिन इसका मान हमेशा समान रहेगा हर जगह पर। इसे गुरुत्व स्थिरांक कहते हैं। 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किग्रा पर स्क्वायर होता है। तो इसका मान हमेशा समान रहेगा हर जगह, लेकिन स्मॉल जी का मान जो है चेंज होता रहता है। पृथ्वी के सापेक्ष किधर भी आप जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 23, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, तो जल में इसका भार होगा। अच्छा, मान लीजिए एक गुब्बारा है, उसमें जल भर दिए 200 ग्राम, अब उसको पानी में रखेंगे तो उसका भार 0 हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 का डी, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यही आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। वहीं इसी वजह से तो जहाज भी जो है तैरती है और गोली जो है, बंदूक की गोली जो है डूब जाती है। इसी वजह से ध्यान रखिएगा, हमारा जो विकल्प सही होगा वो डी वाला विकल्प उसका सही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। जब कोई किसी भी पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो पता है कि चंद्रमा पर हमारा गुरुत्वाकर्षण मान कम होता है। तो वहाँ पर पूछ क्या रहा है, पहले ये देखिए, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसके भार बढ़ जाता है। भार तो बढ़ेगा नहीं भाई, उसका भार घट जाता है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है तो यही विकल्प सही हो जाएगा, उसका भार जो है घट जाता है, क्योंकि 1/6 हो जाएगा। मान लीजिए कि 60 kg का व्यक्ति है और जा रहा है ऊपर, 60 kg का व्यक्ति है और जा रहा है ऊपर, तो 6 दाह में 60, 10 kg का हो जाएगा। भार में कमी आ जाती है गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण। देखिए यही चीज़ यहाँ पर दिया गया कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार घट जाते हैं। क्या तब है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 भाग होता है, इसीलिए चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार कम हो जाता है, परंतु द्रव्यमान में कोनो परिवर्तन ना हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आकार, द्रव्यमान का मतलब उसके आकार, ये छोटा बड़ा आकार है ना, तो यही चीज़ द्रव्यमान हो जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं देखने आएगा। अब ऐसा लगता है कि प्रश्न पीछे पूछ भी चुका है। प्रश्न नंबर 25, हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकल जाती है क्योंकि वायुमंडलीय दाब में कमी देखने को आती है। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? ए वाला विकल्प 25 का सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब में कमी होने की वजह से जो है हमारे पेन की स्याही जो है निकल जाती है, तो इसीलिए पेन लगाकर हवाई जहाज यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऊंचाई पर जाने पर दाब तथा कम होता है तथा इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाहर से दबाव व पेन के अंदर स्याही में दबाव का साम्य भंग हो जाता है, जिससे पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर निकलने लगती है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर
26 किसी वस्तु का भार, डी वाला विकल्प है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा, विषुवत रेखा पर निम्नतम होगा और विषुवत रेखा पर अधिकतम होगा, और पृथ्वी के तल के सभी स्थानों पर समान होगा, समान नहीं होगा, विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं होगा, ध्रुवों पर न्यूनतम नहीं होगा। तो विकल्प हमारा सही डी वाला ही है, सही हो जाएगा। किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है क्योंकि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर सर्वाधिक एवं भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो ध्रुवों पर वस्तु का भार mg और पृथ्वी के केंद्र पर जो है 0 होता है। तो सबसे अधिकतम होगा ध्रुवों पर, सबसे न्यूनतम होगा किसी व्यक्ति का भार जो है पृथ्वी के केंद्र पर। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे बल वाले टॉपिक से, और यहाँ से प्रश्न जितने बनने वाले थे वो कवर कर चुके हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स से रिलेटेड। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।